नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जो भी हम बाहरी गैस को यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन हमारा नाक से प्रारंभ हो जाता है। नाक को हम प्रारंभिक अंग कहते हैं श्वसन का। नाक 2 छिद्रों में बटा होता है। नाक के अग्रभाग में छोटे छोटे रोमयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को धूल, मिट्टी, कण, वायु प्रदूषण, जो भी हमारे वायु में मिश्रित हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें यह रोमयुक्त रोक लेता है। रोम जो बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सांस लेते समय रोक लेता है। उसके बाद स्वच्छ जो वायु बचती है उसे अंदर भेजता है। तो नाक को हम प्रारंभिक अंग कहते हैं श्वसन का। इसका कार्य होता है रोमयुक्त पदार्थ होता है जो धूल, कण, मिट्टी से शरीर का रक्षा करता है। और नाक का अगर मेन काम देखें कि यह सिर्फ सूंघने का काम करता है। नाक को जैसे कुछ नाक के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनकी वजह से हम सुगंध का अनुभव कर पाते हैं। उसके बाद एयर आगे बढ़ती है नसल कैविटी यानी नासा गुहा में। हम नसल कैविटी देखें यानी नासा गुहा क्या होती है। तो नासा गुहा मुख को अलग करती है। कभी कभी हम भोजन खाते हैं तो उस समय भी हम सांस लेते हैं, वो नासा गुहा कार्ड होता है। क्योंकि नासा गुहा में कुछ एक श्लेष्मा की एक परत पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा क्या होता है, कभी हम सब ठेठ भाषा में अगर बोलें तो गाँव में उसे हम नकटी बोलते हैं, नाक बोलते हैं, तो वह उसे हम श्लेष्मा कहते हैं, म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में। तो वह क्या करता है, जब हम कोई अगर पदार्थ यानी जो मिट्टी, धूल, कण होता है वह रोमयुक्त जो पदार्थ होता है नाक के अंदर उसमें अगर ना रुक पाएगा तो कुछ नहीं रुक सकता तो कुछ आगे चले जाते हैं मिट्टी, धूल, कण, तो वह म्यूकस में आके फंस जाते हैं जिसके फिर हम बाद में उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो स्वच्छ वायु होती है वो शरीर के अंदर जाती है। यानी कि नाक से नासा गुहा में हवा गई, उसके बाद धीरे धीरे नाक से आगे बढ़, नासा गुहा से हवा आगे आई, वायु आगे आई ग्रसनी में। ग्रसनी क्या होती है, तो ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आइए पहले एक स्क्रीनशॉट लिए, इसके बाद हम ग्रसनी पढ़ते हैं, ठीक है। बताया कि ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। ग्रसनी में एक उपास्थ्य के कपाट होती है, एक कपाट या फिर ढक्कन होती है, इसे हम घाट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम भोजन खाते हैं तो यह एपिग्लोटिस होती है जो बंद हो जाती है, जिससे जो भोजन होता है वह आमाशय यानी पेट में चला जाता है। और जब हम भोजन को नहीं खाते, जब हम सांस लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो यह ढक्कन खुल जाता है जिससे एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ सके, जिसमें श्वास नली में आ सके। तो होता है एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। और ग्रसनी में होते हुए वायु श्वास नली में जाती है। ग्रसनी से होते हुए जो वायु होती है श्वास नली में जाती है, उसके बाद लायरिंग्स में जाती है यानी स्वर यंत्र में जाती है। तो ये देखते हैं स्वर यंत्र और श्वास नली क्या होती है। तो श्वास नली की बात करें हम तो श्वास नली, स्वर यंत्र और फेफड़ों को मिलाने वाली नली को हम श्वास नली कहते हैं। तो आइए सबसे पहले उसके पहले हम देखेंगे स्वर यंत्र यानी कि लायरिंग्स क्या होता है। अब वायु लायरिंग से पहुंची, उसके बाद श्वास नली में पहुंची। तो लायरिंग्स क्या होता है, श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाली नली को, श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाली नली को हम लायरिंग्स यानी स्वर यंत्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम स्वर यंत्र को, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद स्वर यंत्र देखते हैं, फिर उसके बाद श्वास नली देखते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। तो अब वायु स्वर यंत्र में पहुंच गई यानी लायरिंग्स से पहुंच गई। तो लायरिंग्स क्या होता है, लायरिंग्स क्या होता है, लायरिंग्स का मुख्य कार्य होता है यह ध्वनि उत्पन्न करना। यह श्वास नली और फायरिंग्स के बीच की नली है जिसे हम लायरिंग्स के नाम से यानी स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। स्वर यंत्र यानी कि लायरिंग्स ध्वनि उत्पन्न करने के अलावा भी यह छींकने, खांसने तथा श्वसन मार्ग का सुरक्षा भी करती है लायरिंग्स के द्वारा ही। महिलाओं और बच्चों में स्वर यंत्र की जो तारक होती है वह काफ़ी अधिक होती है, जिसके अलावा इससे इनकी आवाज़ जो पतली होती है मनुष्यों के कंपेयर में अगर देखें तो, यानी पुरुषों को कंपेयर में देखें तो बच्चे और महिलाओं की आवाज़ जो होती है काफ़ी पतली होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे श्वास नली क्या होता है। तो श्वास नली स्वर यंत्र और फेफड़ों को मिलाने वाली नली को हम श्वास नली कहते हैं। तो आइए देखते हैं श्वास नली का कार्य होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं श्वास नली यानी अब वायु श्वास नली में पहुंची, ग्रसनी से स्वर यंत्र में पहुंची, स्वर यंत्र से श्वास नली में वायु पहुंची।
तो श्वास नली क्या होती है? लारिंक्स यानी स्वर यंत्र और फेफड़ों की जोड़ने वाली नली को हम श्वास नली कहते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। श्वास नली की दीवारों पर पारदर्शी उपास्थि एक वलय होता है जो कार्टिलेज रिंग होती है, यानी उपास्थि कहे तो हड्डी, एक प्रकार का हड्डी होता है, पर ये हड्डी से नहीं कहते। ऐसे कान की हड्डी होगी, इसे हम हड्डी नहीं कहेंगे, इसे उपास्थि कहेंगे। ये हम हड्डी वाली यानी बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, तो अभी बस इतना समझते हैं, एक उपास्थि एक हड्डी, समझो ठीक है। एक हड्डी होती है, पाइप के अंदर एक कार्टिलेज यानी रिंग लाइक उपास्थि हड्डी होती है जो जिसकी वजह से फेफड़े के अंदर वायु आती है और फेफड़े के अंदर से वायु जब बाहर निकल जाती है फिर भी इसकी वजह से, इस कार्टिलेज उपास्थि की वजह से, इस उपास्थि की वजह से श्वास नली जो होती है वो पिचकती नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वायु पहुँचती है वायु पहुँचती श्वसनी में, यानी मुख से स्टार्ट हुई नोस से स्टार्ट हुई, नासा गुहा में गई, उसके बाद ग्रसनी में आई, ग्रसनी स्वर यंत्र में पहुंची, स्वर यंत्र से श्वास नली में पहुंची, श्वास नली से पहुंचेगी ये श्वसनी में। अब देखिए श्वसनी क्या होता है, पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्वसनी के बारे में, ठीक है। यानी ब्रोंकियाई क्या होता है। यहाँ से श्वास नली पहुंची, यहाँ से श्वसनिकाएं दो वाहिकाओं में यानी वक्ष गुहा से दो पार्टों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम वायु कोष्ठिका वाहिकाएं या फिर कूपिका वाहिकाएं कहते हैं। और एक कूपिका वाहिकाएं आगे चल के छोटे छोटे, ये जो कूपिका वाहिकाएं होती हैं आगे चल के छोटे छोटे वायु कोषों में खुलती हैं। वायु कोष क्या होते हैं, आप देख रहे हैं वायु कोष छोटे छोटे जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहे हैं, इन्हें हम वायु कोष कहते हैं। आगे जाके वायु कोषों में खुलती हैं और प्रत्येक वायु कोषों को, जो प्रत्येक छोटे छोटे वायु कोष दिख रहे हैं आपको, प्रत्येक वायु कोषों को हम फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और फिर यहाँ से जब एयर भर जाती है यानी यहाँ से वायु भर जाती है तो ब्लड के माध्यम से यानी खून के माध्यम से वो पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में यहाँ से पहुँचाया जाता है। अब डायफ्राम के देखो, डायफ्राम इसके बाद हम देखते हैं डायफ्राम क्या करता है। डायफ्राम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन और निःश्वसन में यह मदद करता है। निःश्वसन क्या होता है, जब हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब भी हम कोई भी वायु को अंदर लेते हैं उसे हम निःश्वसन कहते हैं, और वायु को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। अंदर लेने की क्रिया को हम इनस्पिरेशन कहते हैं और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम एक्सपिरेशन कहते हैं, ठीक है। निःश्वसन व निःश्वसन। तो आइए हम आगे देखते हैं कुछ बीमारी की अगर हम बात करें, जैसे कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी की अगर हम बात करें तो जुकाम होता है। जुकाम एडुनो नामक वायरस से फैलता है। ये इसकी अभी तक कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन यह जुकाम, गले या फिर आप जानते हो जुकाम को गले में सूजन आ जाती है और छींकना, ये सब जुकाम के लक्षण है। और अब हम श्वसन संबंधित एक और बीमारी देखें, इसे हम क्षय रोग या फिर हम टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बीमारी होती है जो जीवाणु कारण फैलती है। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से यह फैलता है रोग। जो व्यक्ति इससे संक्रमित रहेगा उसके थूक से भी यह बीमारी फैलती है। जो भी मनुष्य इससे बीमार रहता है वो उसे रात में पसीने आते हैं और कमजोरी महसूस होती है और वजन में कमी आती है, ये सब, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये होता है टीबी के कुछ लक्षण, ठीक है। और एक और चीज़ देख लें हम, जैसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एक होता है जिसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। तो ये श्वसन होता है जैसे कभी हम बिजली के झटके लग जाएँ या फिर पानी में हम डूब जाएँ तो उस समय हमारी श्वसन की जो क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो वो बाहर से हमें सांस देनी पड़ती, बाहर से एयर देनी पड़ती है। तो उस समय क्या करते हैं, व्यक्ति को पीठ के साइड लिटाते हैं, उसके बाद बाहर से उसके मुख के द्वारा उसे एयर भरी जाती है। आपने और मूवी में देखे होंगे काफ़ी कुछ ऐसा करते हुए। तो उस समय एयर की जो श्वसन की जो क्रिया होती है फिर से शुरू हो जाती है, जिससे व्यक्ति जिंदा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कमी कहाँ पे है, मैं उसे और जल्दी सुधारने की कोशिश करूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।